नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये गांधी का थर्ड भाग है, तीसरा भाग, जिसमें 1 से लेकर 7 तक देखेंगे, 7 सूची तक देखेंगे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद तुतकी है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहली सूची, तूफान की गड़गड़ाहट। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यह मेरी पहली यात्रा थी। मैंने अक्सर देखा है कि वर्णन करते समय मैं मध्यम वर्गीय हिंदू परिवारों में बाल विवाह के बारे में ज़रूर बताता हूँ, जहाँ पति शिक्षित और पत्नी एकदम निरक्षित और अशिक्षित होती है। पति और पत्नी के बीच एक चौड़ी खाई उन्हें अलग करती है और पति को अपनी पत्नी का शिक्षक बनना पड़ता है। इसीलिए मुझे विस्तार से अपनी पत्नी और बच्चों के कपड़ों के बारे में सोचना पड़ता था। इसी प्रकार का खाना वे खाएंगे, किस प्रकार के खाना वे खाएंगे और किस प्रकार के तौर तरीके उनके नए वातावरण के लिए सही रहेगा। उन दिनों की इस तरह की यादें जब पीछे पलट कर देखता हूँ तब मुझे वे बहुत दिलचस्प लगती हैं। एक हिंदू पत्नी अपने पति की हर आज्ञा को एक उच्चतम धर्म की तरह मानती है। एक हिंदू पत्नी स्वयं को पत्नी का ईश्वर और मालिक समझता है, जिसे उसकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। जब मैं यह सब लिख रहा था तब उस समय मेरा विश्वास था कि सब दिखने के लिए हमारी वेशभूषा और तौर तरीके अंग्रेज़ों के समतुल्य होने चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा कि तभी हमारा प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव के बिना मैं अपने समुदाय की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए पोशाक चुनी। मैं उन्हें काठियावाड़ का बनिया कैसे कहलवाने दे सकता था। उन दिनों भारतीय समुदाय में पारसियों को सबसे ज़्यादा संभ्रांत व्यक्ति माना जाता था। इसीलिए जब अंग्रेजी पोशाक सही नहीं लगी तब हमने पारसी शैली को अपनाया। उसी के अनुसार मेरी पत्नी ने पारसी साड़ी पहनी और लड़कों ने पारसी कोट और पैंट पहने। जाहिर है बिना जूते और मोजों के कोई नहीं रह सकता था। इसीलिए मेरी पत्नी और बच्चों को उसे पहनने की आदत बनाने में काफ़ी समय लगा। जूते उनके पैरों को दबा देते और मोजों से पसीने की दुर्गंध आती। अंगूठे हमेशा दर्द करते। मेरे पास उनकी इन आपत्तियों के लिए उत्तर हमेशा तैयार रहते, लेकिन मुझे लगता कि मेरे उत्तर इतने प्रभावी नहीं होते थे जितने मेरा रौब असर करता था। वे पोशाक पहनने के लिए तैयार हो गए क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इसी तरह बहुत अनिच्छा के साथ उन्होंने काटे चम्मच से खाना शुरू किया। जब मेरा इन सभ्यताओं से मोह उतरा तब उन्होंने काटे चाकू से खाना बंद कर दिया। नई शैली से परिचित होने के बाद उन्हें अपनी स्वाभाविक शैली में लौटने में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैं आज देख सकता हूँ कि उस सभ्यता की चमक को उतार फेंकने के बाद हम कितना स्वतंत्र और हल्का महसूस करते हैं। उसी जहाज़ में हमारे साथ कुछ परिचित और रिश्तेदार भी थे। उनसे और अन्य डेक के पैसेंजरों से मैं अक्सर मिलता रहता था, क्योंकि यह जहाज़ मेरे मित्र का था। मैं इस जहाज़ में कहीं भी जा सकता था और अपनी मर्जी से घूम सकता था। जहाज़ बिना किसी बंदरगाह पर रुके सीधे नेटल जा रहा था। हमारी यात्रा केवल 18 दिनों की थी, लेकिन जैसे कि ज़मीन पर हमें आने वाले असली तूफान की चेतावनी देने के लिए जब नेटल पहुंचने में केवल 4 दिन शेष थे, समुद्र में एक भयंकर तूफान आया। दक्षिण गोलार्ध में दिसंबर का महीना गर्मियों का बारिश का महीना होता है, इसलिए छोटे बड़े तूफानों का दक्षिण समुद्र में आना काफ़ी सामान्य होता है। जिस तूफान में हम फंसे थे वह काफ़ी ज़बरदस्त और लंबा चला। जहाज़ के यात्री काफ़ी घबरा गए। यह एक गंभीर दृश्य था। एक खतरे के सामने सब एकजुट खड़े थे। वे अपने बीच के अंतर को भूलकर अपने अपने भगवान को याद करने लगे। मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन और अन्य सभी इसमें शामिल थे। कुछ ने कई कस्में खाई। कप्तान भी उनकी प्रार्थना में शामिल हो गया। उसने
उन सबको आश्वस्त किया कि यद्यपि तूफान खतरे से खाली नहीं था, लेकिन उसने इससे कहीं ज़्यादा भयंकर तूफान को देखा है और मजबूती से बना यह जहाज़ किसी भी प्रकार के मौसम को सह सकता है। लेकिन उन्हें सांत्वना देना असंभव था। हर मिनट वे लहरों के टकराने की आवाज़ें सुनते, जिससे उन्हें जहाज़ में दरार और रिसाव का खतरा लगता। जहाज़ इतना हिल डुल और उलट पुलट कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय वह पलट सकता है। उनका डेक पर बने रहने का कोई निश्चय प्रश्न ही नहीं था। उसकी इच्छा पूरी होगी, यह शब्द सबके होठों पर थे। जहाँ तक मुझे याद है, हम सब इस यातना में करीब 24 घंटे रहे। आखिर में आकाश साफ हुआ, सूरज निकल आया और फिर कप्तान ने कहा कि तूफान गुजर चुका है। लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए और खतरा खत्म होने के साथ ही उनके होठों से ईश्वर का नाम गायब हो गया। पूरे दिन खाने पीने, गाने बजाने और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में बीता। मृत्यु का डर खत्म हो चुका था और दिल के अंदर से उठती प्रार्थना की जगह अब माया ने ले ली थी। वहाँ सामान्य नमाज और प्रार्थना शुरू हो गई थी। उस भयंकर समय की गंभीरता भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन तूफान ने मुझे पैसेंजरों के साथ एक कर दिया था। मैं तूफान से नहीं डरता था, क्योंकि इस तरह के तूफान से मैं गुजर चुका था। मैं एक अच्छा नाविक हूँ और मुझे समुद्री यात्रा में कोई परेशानी नहीं होती है। इसीलिए मैं निडर होकर सबके बीच घूम रहा था, उन्हें दिलासा और प्रसन्नचित करने की कोशिश कर रहा था और कप्तान की खबर को हर घंटे उन तक पहुंचा रहा था। इस प्रकार जो दोस्ती मैंने बनाई, वह जैसा कि हम देखेंगे, उससे मेरी काफ़ी अच्छी खास साख बनी। 18 और 19 दिसंबर को डरबन के बंदरगाह में जहाज़ ने लंगर डाला। नादिरी जहाज़ भी उसी दिन वहां पहुंचा, लेकिन असली तूफान को अभी आना बाकी था। दूसरा सूची देखेंगे। तूफान हमने देखा कि 18 या उसके आसपास की तारीख में 2 जहाज़ों ने डरबन के बंदरगाह में लंगर डाला था। किसी भी यात्री को दक्षिण अफ्रीका के किसी भी बंदरगाह में उतरना मना था, जब तक कि उसका चिकित्सीय परीक्षण न हो, या यदि जहाज़ में ऐसा व्यक्ति मिलता जिसे संक्रामक बीमारी हो, तो जहाज़ को अलग रहकर समय बिताना पड़ता था। क्योंकि जब हम बम्बई से चले थे, उस समय वहाँ प्लेग फैला हुआ था। हमें डर था कि हमें भी इस अलग रहने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। परीक्षण से पहले हर जहाज़ को पीला झंडा फहराना पड़ता है, जिसे तभी नीचे किया जाता है जब डॉक्टर उसे स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र देता है। यात्री के रिश्तेदार और मित्र तभी उस ऊपर डेक पर जा सकते हैं जब उसका पीला झंडा नीचे कर दिया जाता है। नियमानुसार हमारे जहाज़ पर पीला झंडा फहरा रहा था। जब डॉक्टर आया, तब उसने 5 दिन का क्वारंटाइन समय, यानी इतने दिन वहाँ अलग से रुकने का समय दिया। उसके अनुसार प्लेग के कीटाणु को विकसित होने में 2-3 दिन लगते हैं। इसीलिए हमने हमारे जहाज़ को 23 दिसंबर तक रहने के लिए कहा गया। लेकिन इस आदेश के पीछे स्वास्थ्य के अलावा दूसरे कारण भी थे। डरबन के स्थानीय श्वेत हमारे प्रत्यावर्तन के लिए आंदोलन कर रहे थे और आदेश देने का एक कारण था, यह भी था। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी हमें यहाँ की दैनिक घटनाओं की जानकारी नियमित रूप से दे रही थी। गोरे हर दिन राक्षस सभा आयोजित कर रहे थे। वे हर तरह की धमकियां दे रहे थे और कभी कभी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी को प्रलोभन भी देते। वे कंपनी को हर्जाना देने के लिए भी तैयार थे, यदि वे अपने दोनों जहाज़ों को वापस भेजने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ऐसी धमकियों से डरने वाले लोगों में से नहीं थे। सेठ अब्दुल्ला करीम हाजी अहमद उस समय फर्म के मैनेजिंग पार्टनर थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे लोगों को किसी तरह उतारकर जहाज़ को किनारे घाट
पर लगा देंगे। वे रोज़ मुझे विस्तृत पत्र लिख रहे थे। सौभाग्यवश श्रीयुत मनसुख लाल तब डरबन में थे। वे मुझसे वहाँ मिलने के लिए आए थे। वे योग्य और निडर थे और उन्होंने भारतीय समुदाय का मार्गदर्शन किया। उनका वकील मिस्टर लाफटन भी उतना ही निडर था। उसने गोरे निवासियों की निंदा की और समुदाय को सलाह दी। न केवल एक वकील की तरह बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह। डरबन एक असमान लड़ाई का केंद्र बन गया था। एक तरह कुछ गरीब भारतीय और उनके कुछ अंग्रेज मित्र थे और दूसरी तरफ गोरे लोग थे जिनके पास ज़्यादा संख्या में आदमी जो पढ़े लिखे और समृद्ध थे। उनको राज्य का समर्थन भी प्राप्त था क्योंकि नेटल सरकार खुलेआम उनकी सहायता कर रही थी। मिस्टर हैरी एक्सकाम्बे जो मंत्रिमंडल के प्रभावशाली सदस्य थे, वे उनकी सभाओं में खुलेआम भाग ले रहे थे। जहाज़ को इस तरह क्वारंटाइन रखने का असली मकसद यात्रियों को वापस भारत लौटने के लिए मजबूर करना था। इसके लिए वे उन्हें और कंपनी के एजेंडे को धमकियां दे रहे थे। जब उन्होंने हमें भी धमकाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, यदि आप लोग नहीं जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से समुद्र में धकेल दिया जाएगा और यदि आप वापस जाने के लिए तैयार होते हैं तब आपका वापस जाने का पैसा भी मिल सकता है। मैं लगातार अपने साथी यात्रियों के बीच जा रहा था और उन्हें प्रसन्न रखने के लिए कोशिश कर रहा था। मैं SS नादेरी जहाज़ के यात्रियों के लिए सांत्वना संदेश भेजा। सभी शांत और हिम्मत के साथ रहें। हमने जहाज़ में उनके मनोरंजन के लिए कई तरह के खेल रखे। क्रिश्चियन के दिन कप्तान ने सैलून के यात्रियों को रात के खाने पर बुलाया। उनमें मुख्य रूप से मैं और मेरा परिवार था। रात्रि भोज के बाद मैंने पाश्चात्य सभ्यता पर भाषण दिया। मैं जानता था कि यह समय गंभीर भाषण देने का नहीं था और मेरा भाषण इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता था। मैंने खुशी के मौके में भाग लिया, लेकिन मेरा दिल उस लड़ाई पर था जो डरबन में हो रही थी, क्योंकि उनका असली निशाना मैं था। मेरे खिलाफ 2 आरोप थे। पहला, जब मैं भारत में था तब नेटल के गोरों के बारे में गलत बातें और निंदा की। दूसरा, नेटल को भारतीयों से भरने के लिए मैं 2 जहाज़ों में यात्रियों को विशेष रूप से वहां बसने के लिए लाया था। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। मुझे पता था कि दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने मेरी वजह से बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। यात्रियों का जीवन खतरे में था और अपने परिवार के साथ लाकर मैंने उन्हें भी खतरे में डाल दिया था। लेकिन मैं एकदम निर्दोष था। मैंने किसी को भी नेटल जाने के लिए नहीं उकसाया था। मैं केवल अपने कुछ रिश्तेदारों को छोड़कर अन्य यात्रियों को नहीं जानता था। जब वे जहाज़ पर चढ़े थे, मैं इन सैकड़ों यात्रियों में से किसी एक का भी नाम और पता नहीं जानता था और न ही मैंने भारत में रहते हुए किसी भी नेटल के गोरों के बारे में एक भी खराब शब्द बोला था। मेरे पास अपनी बात के समर्थन में काफ़ी साक्ष्य थे, इसीलिए मैंने उस सभ्यता की भर्त्सना की जिसका नेटल के गोरों ने प्रतिनिधित्व और गुणगान कर रहे थे। यह सभ्यता हमेशा मेरे मन में थी। इसीलिए मैंने इस छोटी सी मीटिंग में अपनी बातें रखी। कप्तान और अन्य मित्रों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और इसे उसी भावना के साथ स्वीकार किया जिस भावना के साथ मैंने इसे लिखा था। मुझे नहीं पता कि इस भाषण ने उनके जीवन को किसी तरह से प्रभावित किया नहीं, लेकिन बाद में मेरी कप्तान और अन्य लोगों के साथ लंबी बातें हुई, विशेषकर पाश्चात्य सभ्यता के बारे में। मैंने उनके भाषण में कहा था कि पाश्चात्य सभ्यता पूर्वी सभ्यता के विपरीत मुख्यतः बल प्रयोग पर आधारित है। प्रश्नकर्ताओं ने मुझे मेरे विश्वास पर घेरा और उनमें से एक जो मेरी याददाश्त में कप्तान था, उसने कहा, कल्पना करो यदि गोरे अपने धमकियों को वाकई लागू करते हैं
तब आप कैसे अपने अहिंसा के सिद्धांत पर कायम रह पाएंगे। इस पर मेरा जवाब था, मुझे आशा है ईश्वर मुझे हिम्मत और उन्हें माफ़ करने की बुद्धि देंगे और उनके विरोध में मैं किसी कानूनी कार्रवाई करने से बचूंगा। मुझे उनकी अज्ञानता और संकीर्णता पर अफसोस और दुख है। मैं जानता हूँ कि वे वाकई जानते हैं कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह सही और उचित है, इसीलिए मेरे पास उन पर क्रोध होने की कोई वजह नहीं है। प्रश्नकर्ता मुस्कुराया, शायद अविश्वास में। इस प्रकार दिन लंबे खिंचते गए। क्वारंटीन कब खत्म हो गया यह अभी भी अनिश्चित था। क्वारंटीन अफसर ने कहा कि मामला उसके हाथ से निकल गया है और जैसे ही उसे सरकार से आदेश मिलेगा वह हमें उतरने की इजाज़त दे देगा। आखिरकार सभी यात्रियों और मुझे चेतावनी दी गई। हमें स्वयं को उनके हवाले करने को कहा गया यदि हम अपनी जान बचाना चाहते हैं। हमने जवाब में नेटल बंदरगाह में उतरने के अधिकार से बरकरार रखा और किसी भी हालत पर नेटल में प्रवेश करने के दृढ़ संकल्प से उन्हें सूचित किया। 23 दिन बाद जहाज़ को बंदरगाह पर जाने की इजाज़त मिली और यात्रियों को वहां की ज़मीन पर उतरने का आदेश मिला। तीसरा नंबर सूची देखेंगे, परीक्षा। जहाज़ों को बंदरगाह पर लाया गया और यात्री किनारे जाने लगे के लिए उतरने लगे, लेकिन मिस्टर स्काम्बले ने कप्तान को संदेश भेजा कि श्वेत मेरे प्रति बहुत क्रोध में है और मेरा जीवन खतरे में है। मुझे और मेरे परिवार को अंधेरा होने पर उतारने की सलाह दी। कप्तान ने इस संदेश को मुझे दिया और मैंने वैसा ही करना स्वीकार किया, लेकिन मुश्किल से आधा घंटा हुआ था कि मिस्टर लाफ्टन कप्तान के पास आए और कहा, यदि उन्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं गांधी को अपने साथ ले जाना चाहूँगा। एजेंट ने कहा, कंपनी का कानूनी सलाहकार होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि आप मिस्टर स्काम्बले द्वारा दिए गए संदेह को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसके बाद वे मेरे पास आए और कहा, यदि आप डर नहीं रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि मिसेस गांधी और बच्चों को मिस्टर रुस्तम जी के घर गाड़ी से चले जाना चाहिए और मैं और आप उनके पीछे पीछे पैदल जाएंगे। मुझे यह विचार अच्छा नहीं लग रहा है कि आप रात को चोरों की तरह शहर में प्रवेश करें। मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कुछ नुकसान पहुंचाएगा। अब सब कुछ शांत है। गोरे इधर उधर चले गए हैं, लेकिन किसी भी तरह मैं नहीं चाहता हूं कि आप छुपकर शहर में प्रवेश करें। मैं फौरन तैयार हो गया। मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित रुस्तम जी के घर पहुंच गए। कप्तान की इजाज़त लेकर मैं मिस्टर लफ्टन के साथ समुद्र के किनारे गया। मिस्टर रुस्तम जी का घर बंदरगाह से 2 मील की दूरी पर था। हम जैसे ही उतरे कुछ नौजवानों ने मुझे पहचान लिया और वे चिल्लाए, गांधी गांधी। करीब आधा दर्जन लोग उस जगह पर पहुंच गए और वे भी चिल्लाने लगे। मिस्टर लाफ्टन को डर लगा कि लोगों की संख्या बढ़ सकती है और उन्होंने रिक्शा बुलाया। मुझे रिक्शे में जाने का विचार पसंद नहीं आया। यह मेरा पहला अनुभव था, लेकिन नौजवान मुझे इस पर चढ़ने नहीं दे रहे थे। उन्होंने रिक्शे वाले को बहुत डरा दिया और वह सिर पर पैर रखकर भाग गया। जब हम आगे बढ़े तो भीड़ बढ़ती गई। जब तक आगे बढ़ना दूर नहीं हो गया तब तक हम चलते रहे। उन्होंने सबसे पहले मिस्टर लाफ्टन को पकड़ा और हमें अलग कर दिया। फिर उन्होंने मुझ पर पत्थर, लकड़ी के बैट और सड़े अंडे फेंके। किसी ने मेरी पगड़ी खींच ली और दूसरे मुझे धक्के और लाते वार कर रहे थे। मैं बेहोश होने वाला ही था कि मैंने एक मकान की रेलिंग को पकड़ा और अपनी सांस संभालने लगा, लेकिन यह असंभव था। वे मेरे ऊपर घूंसों और डंडों से वार कर रहे थे। तभी एक पुलिस सुपरिटेंडेंट की पत्नी, जो मुझे जानती थी, वह वहाँ से गुजरी। वह बहादुर महिला उन लोगों और मेरे बीच खड़ी हो गई। उसने अपना छाता खोला। यद्यपि वहाँ सूरज नहीं था और छाते के साथ मेरे और भीड़ के बीच खड़ी हो गई। इससे भीड़ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि बिना मिसेज एलेक्जेंडर को नुकसान पहुंचाए वे मुझे नहीं मार सकते थे।
इस बीच एक भारतीय नौजवान ने इस घटना को देखा और दौड़कर पुलिस स्टेशन गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने पुलिस की टुकड़ी को मेरे चारों तरफ घेरा बनाने के लिए भेजा और मुझे सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचाया। वे समय पर पहुंच गए थे। पुलिस स्टेशन हमारे रास्ते पर था। जब हम वहां पहुंचे तब सुपरिटेंडेंट ने हमें पुलिस स्टेशन में शरण लेने के लिए कहा, लेकिन मैंने कृतज्ञता के साथ इनकार कर दिया। मुझे यकीन है कि वे शांत हो जाएंगे जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मैंने कहा, मुझे उनकी निष्पक्षता और न्याय पर भरोसा है। पुलिस की सुरक्षा में मिस्टर रुस्तम जी के घर आने बिना किसी नुकसान के पहुंच गया। मेरे पूरे शरीर पर खरोंच थी, लेकिन सिवा एक जगह की कोई चोट नहीं लगी थी। डॉक्टर डाडीबर जोर जो जहाज के डॉक्टर थे वे वहीं थे। उन्होंने भरकस मेरी सहायता की। अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन बाहर गोरे घर को घेरे हुए थे। रात हो रही थी और भीड़ शोर मचा रही थी। हमें गांधी चाहिए। तीक्ष्ण दृष्टि वाले चुस्त पुलिस सुपरिटेंडेंट पहले से ही वहां थे और बाहर भीड़ को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे थे। धमकी देकर नहीं बल्कि उनके साथ मजाक करते हुए। लेकिन उनकी चिंता खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने मेरे संदेश भिजवाया, यदि आप अपने मित्र के घर और संपत्ति को बचाना चाहते हैं और अपने परिवार को भी, तो आपको उस घर से भेष बदलकर जैसा मैं कहता हूँ वैसा चले जाना चाहिए। इस प्रकार एक ही दिन में मैं 2 विपरीत परिस्थितियों से घिर गया था। जब मेरे जीवन पर खतरा कोई कोरी कल्पना थी, तब मिस्टर लाफ्टन ने मुझे खुलकर सामने आने की सलाह दी थी और मैं तैयार हो गया था। जब खतरा वास्तविक था, तब दूसरे मित्र ने विपरीत सलाह दी और मैंने उसे भी स्वीकार किया। कौन कह सकता है कि यह मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं अपने मित्र का जीवन और उनकी संपत्ति को खतरे में नहीं डालना चाहता था, या अपनी पत्नी और बच्चों के जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहता था। कौन यकीन के साथ कह सकता है कि मैं तब भी सही था जब मैंने पहली बार भीड़ का सामना बहादुरी के साथ किया था, जैसा कि कहा गया था, या तब जब मैं शेष भेष बदल कर बच निकला था। यह निर्णय करना कि क्या सही था कि या क्या गलत बेकार ही था, विशेषकर उस घटना के लिए पता करना जो घट चुकी थी। उन्हें समझाना उपयोगी रहेगा और यदि संभव हो सके इससे भविष्य के लिए एक सबक भी मिला। यह बताना कठिन होगा कि एक निश्चित स्थिति में कोई कैसे प्रतिक्रिया देगा। हम यह भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को बाह्य कार्य को करके देखकर किसी निर्णय पर पहुंचना एक संशय वाली बात है, क्योंकि यह उचित डेटा या विवरण पर आधारित नहीं है। लेकिन भागने की तैयारी करते समय मैं अपनी चोट भूल गया था। जैसा ही सुपरिटेंडेंट ने सलाह दी थी, मैंने भारतीय कांस्टेबल की पोशाक पहनी और अपने सिर पर मद्रासी स्कार्फ गोल एक प्लेट के ऊपर लपेटा जो हेलमेट का काम करती थी। 2 जासूस मेरे साथ चले। उनमें से एक भारतीय व्यापारी बना था और उसने अपने चेहरे पर रंग लगाया जिससे वह भारतीय लगे। दूसरे ने कैसा भेष बनाया था वह मैं भूल गया हूँ। हम एक गली से होते हुए पड़ोसी की दुकान में गए और एक गोदाम के बोरों के बीच में से होते हुए भीड़ के बीच से निकलते हुए एक गाड़ी तक पहुँचे जो सड़क के अंत में मेरे लिए खड़ी थी। इसमें बैठकर हम पुलिस स्टेशन पहुँचे, जहाँ मिस्टर अलेक्जेंडर ने थोड़े समय के लिए मुझे शरण दी। मैंने उन्हें और उन जासूसों को धन्यवाद दिया। जब मैं बचकर भागने की कोशिश कर रहा था तब था उस समय मिस्टर अलेक्जेंडर भीड़ में इस गाने को गाकर उनका मनोरंजन कर रहे थे। बूढ़े गांधी को लटका दो एक खट्टे सेब के पेड़ पर। जब उन्हें मेरे सुरक्षित पहुंचने की खबर मिली तब उन्होंने इस खबर को भीड़ को इस प्रकार बताया, जो सुनो, तुम्हारा शिकार बगल की दुकान से निकल कर भाग गया है। तब तुम लोग घर जाओ। उनमें से कुछ बहुत नाराज हुए, कुछ सुनकर हंसे और कुछ ने इस कहानी पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। तब सुपरिटेंडेंट ने कहा, यदि आप मेरी बात
पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप 1-2 प्रतिनिधि नियुक्त करें जिन्हें मैं घर के अंदर ले जाने के लिए तैयार हूँ। यदि वे गांधी को ढूंढने में सफल हो जाते हैं तब मैं उन्हें आप लोगों को खुशी से सौंप दूंगा। लेकिन यदि वे नहीं मिले तो आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। मुझे यकीन है आप मिस्टर रुस्तम जी के घर को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है या गांधी की पत्नी अथवा बच्चों को। भीड़ ने अपना प्रतिनिधि घर की छानबीन करने के लिए भेजा। वे शीघ्र ही नाउम्मीद होकर लौटे। आखिर में भीड़ छट गई। उनमें से ज़्यादा ने परिस्थिति संभालने के लिए सुपरिटेंडेंट को कुशलता की तारीफ की। उनमें से कुछ गुस्से में और बड़ाते हुए निकले। स्वर्गीय मिस्टर चैम्बरलिन जो उस समय उपनिवेश के राज्य सचिव थे, उन्होंने नेटल सरकार को तार भेजा कि वे मेरे ऊपर हमला करने वालों को सजा दें। मिस्टर स्काम्बले ने मुझे बुलाया और मेरी चोट के लिए अफसोस प्रकट किया और कहा, मेरा विश्वास करें, मुझे आप पर चोट लगने की एकदम भी खुशी नहीं है। आपको अधिकार था कि आप मिस्टर लाफ्टन की सलाह को मानने और बुरे से बुरे का सामना करते, लेकिन मुझे यकीन है कि यदि आप मेरा सुझाव मानते तो यह दुखद घटना नहीं होती। यदि आप उन दोषियों को पहचानना चाहते हैं तो मैं उन्हें गिरफ्तार करने और सज़ा देने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर चैम्बरलिन भी मुझसे यही चाहते हैं। इस पर मेरा जवाब इस प्रकार था, मैं किसी को सज़ा नहीं दिलवाना चाहता। यह संभव है कि उनमें से 2 या 3 को मैं पहचान जाऊं, लेकिन उनको सज़ा दिलाकर क्या फ़ायदा। मैं उन हमलावरों को दोष नहीं देता। उन्हें यह समझाया गया था कि मैं भारत में नेटल के गोरों के बारे में अतिशयोक्ति वाले बयान दिए थे। यदि उन्होंने उस खबर पर विश्वास किया तो ताज्जुब नहीं है कि वे बहुत गुस्से में थे। उनके नेता, और यदि मैं कहूँ तो उनके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप उन लोगों का मार्गदर्शन उचित तरीके से कर सकते थे, लेकिन आपको भी रिउटर की खबर पर विश्वास है कि मैंने इस तरह बढ़ा चढ़ाकर बातें की है। मैं इससे किसी का नाम नहीं घसीटना चाहता। मुझे यकीन है कि जब सच्चाई पता चलेगी तब वे अपने किए पर शर्मिंदा होंगे। क्या आप यह सब लिखकर मुझे दे सकते हैं? मिस्टर स्काम्बले ने कहा, क्योंकि मुझे इसके बारे में मिस्टर चैम्बरलिन को तार भेजना होगा। मैं नहीं चाहता कि आप जल्दी से कोई बयान दें। आप यदि चाहे तो मिस्टर लाफ्टन और अन्य मित्रों से सलाह ले सकते हैं इससे पहले कि आप किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचे। मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि आप हमलावरों पर इल्ज़ाम लगाने के अधिकार को ख़त्म कर देते हैं तो आप शांति स्थापित करने में मेरी मदद करेंगे। इसके अलावा इससे आपकी काफ़ी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। धन्यवाद। मैंने कहा, मुझे किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके पास आने से पहले ही यह निर्णय ले लिया था। यह मेरा मानना है कि मुझे हमलावरों को सज़ा नहीं दिलवानी चाहिए और मैं इसी समय अपने इस निर्णय को लिखकर दे सकता हूँ। इसके साथ ही मैंने ज़रूरी बयान उन्हें दे दी। चौथा, तूफान के बाद की शांति। मैंने अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ा था जब 2 दिन बाद मुझे मिस्टर स्काम्बले के पास ले जाया गया। मेरी सुरक्षा के लिए 2 कांस्टेबल मेरे साथ भेजे गए। यद्यपि इस तरह की सावधानी की आवश्यकता नहीं थी। जहाज़ का पीला झंडा जैसे ही नीचे हुआ और मुझे आए एक ही दिन हुआ था, एक नेटल एडवर्टाइजर का प्रतिनिधि मेरा साक्षात्कार लेने आया। उसने मुझसे कई प्रश्न पूछे और जवाब में मैंने उनसे उनके उन सभी आरोपों का एक-एक करके खंडन किया जो मुझ पर लगाए गए थे। मुझे इसके लिए फिरोज शाह मेहता को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मैंने लिखित घोषणा को बोला था और मेरे पास उनकी प्रतियां थी। मैंने उस साक्षात्कार करने वाले को सभी संबंधित साहित्य दिया और बताया कि भारत में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था जैसा
मैंने दक्षिण अफ्रीका में पहले ही उससे कड़ी भाषा में कहा था। मैंने उसे यह भी बताया कि यात्रियों को कोरल लैंड और नादेरी से दक्षिण अफ्रीका लाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। उनमें से कई यहाँ के पुराने निवासी थे और उनमें से ज़्यादातर ट्रांसवाल जाना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों ट्रांसवाल नेटल से बेहतर आजीविका दे सकता था। वे लोग जो धन कमाने की अपेक्षा से आए थे, उनमें अधिकांश भारतीय वहां जाने के पक्ष में थे। मेरे साक्षात्कार और हमलावरों को सजा न दिए जाने से इतनी प्रभावी छाप छोड़ी कि डरबन के यूरोपियन अपने किए पर पछता रहे थे। प्रेस ने मुझे बेकसूर ठहराया और भीड़ की भर्त्सना की। इस प्रकार भीड़ द्वारा मारा जाना मेरे लिए एक पैगंबर साबित हुआ। परिणामिक रूप भारतीय समुदाय की दक्षिण अफ्रीका में प्रतिष्ठा बढ़ी और इसने मेरा काम आसान कर दिया। 3-4 दिन में ही मैं अपने घर वापस गया और जल्द ही मैं वहाँ अच्छी तरह से बस गया। इस घटना ने मेरे पैसे को भी बढ़ाया, लेकिन यदि इसने समुदाय की प्रतिष्ठा बढ़ाई तब इसने इसके विरोध की आग को हवा भी दी। जैसे ही यह साबित हुआ कि भारतीय एक पुरुष की तरह लड़ सकते हैं, इसे खतरा समझा जाने लगा। नेटल की विधानसभा में 2 बिल को रखा गया। उनमें से एक का ध्येय भारत के व्यापारी समुदाय को खराब ढंग से प्रभावित किया गया था। दूसरा भारतीय अप्रवासन इमिग्रेशन पर कड़े प्रतिबंध लगाने से संबंधित था। सौभाग्यवश मताधिकार की लड़ाई में एक निर्णय लिया गया था जिसमें भारतीयों के विरोध में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता था जिसका आधार रंग भेद या जाति हो। उपरोक्त बिल सभी पर सामान्य रूप से लागू होते थे, लेकिन इस विरोध का मुख्य ध्येय नेटल के भारतीय निवासियों पर और प्रतिबंध लगाया गया था। इस बिल ने मेरा सार्वजनिक कार्य बढ़ा दिया था और समुदाय अब और जीवंत और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो गया था। उन्हें भारतीय भाषा में अनुवादित किया गया और सविस्तार समझाया गया, जिसमें समुदाय को उसका हल्का सा भी प्रभाव पता चल सके। हमने उपनिवेश सचिव से अपील की, लेकिन उन्होंने उसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और वह बिल कानून बन गया। सार्वजनिक कार्य मेरा अधिकतर समय लेने लगा। मनसुख लाल नागर के बारे में जैसे ही मैं पहले कह चुका हूँ, पहले से ही नेटल में थे। वे मेरे पास रहने आए और अपना समय सार्वजनिक कार्य के लिए दिया। उन्होंने कुछ हद तक मेरा बोझ कम कर दिया। सेठ अदम जी मियाँ खान ने मेरी अनुपस्थिति में अपना काम बखूबी निभाया। उन्होंने सदस्यता शुल्क बढ़ा दिया था और नेटल इंडिया कांग्रेस के खजाने में 1,000 पाउंड थे। इस बिल से जो जागरूकता बढ़ी और यात्रियों के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हुआ। मैंने अच्छा खाता रखने के लिए लोगों से सदस्यता और फंड की अपील की, जो अब 5,000 पाउंड हो गया था। मेरी इच्छा थी कि कांग्रेस के पास एक अस्थायी फंड हो जिससे यह अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सके। इस प्रकार यह सार्वजनिक संस्थान चलाने का पहला अवसर था। मैंने अपना प्रस्ताव अपने सहयोगियों के सामने रखा और उन्होंने इसका स्वागत किया। प्रॉपर्टी जिसे खरीदकर किराए पर दिया गया, इसका किराया कांग्रेस का खर्चा चलाने के लिए काफ़ी था। प्रॉपर्टी को शक्तिशाली ट्रस्टियों के अंदर रखा गया और यह अब भी ऐसे ही है, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा आपसी लड़ाई का स्रोत बन गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रॉपर्टी का किराया अब कोर्ट में जमा हो रहा है। यह दुखी घटना मेरे दक्षिण अफ्रीका छोड़ने के बाद हुई, लेकिन जब इस तरह के आरोप पैदा हुए, मेरा सार्वजनिक संस्थानों के लिए अस्थायी फंड का विचार काफ़ी बदल चुका था। और काफ़ी अनुभवों के बाद जिस सार्वजनिक संस्थानों का प्रबंधन मैंने संभाला, अब यह मेरा दृढ़ विचार है कि अस्थायी फंड पर सार्वजनिक संस्थानों को चलाना ठीक नहीं है। एक अस्थायी फंड संस्थान के नैतिक पतन का बीज भी
अपने अंदर रखता है। एक सार्वजनिक संस्थान का अर्थ है एक संस्थान जो स्वीकृति के साथ संचालित हो और सार्वजनिक फंड से चले। जब ऐसे संस्थानों का सार्वजनिक सहयोग समाप्त हो जाता है तब यह बने रहने का अधिकार खो देता है। जो संस्थान स्थायी फंड पर चलते हैं वे अक्सर सार्वजनिक विचारों की भी परवाह नहीं करते हैं, अक्सर अपने सिद्धांतों के विपरीत कार्य करते हैं। अपने देश में हम इसका अनुभव हर कदम पर करते हैं। कुछ धार्मिक ट्रस्टों ने कोई हिसाब किताब रखना भी छोड़ दिया है। ट्रस्टी स्वयं के मालिक बन गए हैं और उनकी जवाबदेही किसी भी प्रति नहीं है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक संस्थानों के लिए आदर्श स्वरूप वह है जो प्रकृति की तरह रहे, एक दिन से दूसरे दिन तक प्रतिदिन। जो संस्थान सार्वजनिक सहयोग नहीं पा सकता उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी संस्थान को जो सार्वजनिक वार्षिक सदस्यता प्राप्त होती है वह उसकी लोकप्रियता का परीक्षण है और प्रतिबंध की ईमानदारी का भी। मेरा मानना है कि हर संस्था में इस तरह का परीक्षण करना चाहिए, लेकिन इसमें किसी को मुझे गलत नहीं समझना चाहिए। मेरा आशय उन संस्थानों पर लागू नहीं होता जो अपने अस्थायी भवन के बिना नहीं चल सकते। मेरे कहने का आशय यह है कि वर्तमान खर्चों को सदस्यता शुल्क जो बिना किसी दबाव के साल दर साल एकत्रित होते हैं उनसे चलाया जाना चाहिए। मेरे ये विचार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के दौरान यकीन में बदले। अद्भुत प्रचार जो 6 वर्षों तक चला वह बिना किसी स्थायी फंड के द्वारा चला था। यद्यपि इसके लिए लाखों रुपए चाहिए थे। मुझे वे दिन याद आते हैं जब मुझे पता नहीं होता था कि अगले दिन क्या होगा। यदि कोई सदस्यता शुल्क नहीं आए, लेकिन मैं भविष्य की घटनाओं के बारे में नहीं सोचूंगा। उपरोक्त विचारों को पाठक आने वाले विवरण में बहुत बार पढ़ेंगे। 5वां, बच्चों की शिक्षा। जनवरी 1897 में मैं जब डरबन आया, मेरे साथ 3 बच्चे थे। मेरी बहन का 10 साल का बेटा और मेरे 2 बच्चे जो क्रमशः 9 और 5 वर्ष के थे। मैं उन्हें कहाँ पढ़ाऊँगा। मैं उन्हें यूरोपियन बच्चों के स्कूल में भेज सकता था, लेकिन केवल एहसान और अपवाद के साथ। किसी भी भारतीय बच्चों को वहाँ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि इन स्कूलों को क्रिश्चियन मिशन ने खोला था, लेकिन मैं अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजना चाहता था। उसका एक कारण शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा और शायद अशुद्ध तमिल या हिंदी में उनका भी बहुत कठिनाइयाँ के संबंध करना पड़ता। मैं ऐसा नहीं सहन कर सकता था और इसके साथ ही साथ अन्य नुकसानों को भी। इस बीच मैं भी उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नियमित नहीं हो पा रही थी और मुझे कोई अच्छा गुजराती शिक्षक भी नहीं मिल रहा था। मैं बहुत परेशान था। मैंने एक अंग्रेजी टीचर जो मेरे दिशा निर्देश के अनुसार उन्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती हो, इसके लिए एक विज्ञापन निकाला। कुछ नियमित निर्देशों के साथ शिक्षक उन्हें पढ़ाएगा और बची खुची पढ़ाई मैं पढ़ाऊंगा, जो स्वाभाविक था कि नियमित रूप से नहीं हो पाती। इस प्रकार मैंने 7 पाउंड प्रति माह के हिसाब से एक अंग्रेज अध्यापिका रखी। यह कुछ समय तक चला, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं था। लड़कों ने थोड़ी बहुत गुजराती उनके साथ बोलने और सीखने की ज़रूरत से सीख ली थी। गुजराती जो हमारी मातृभाषा थी, हमारा वार्तालाप केवल उसी भाषा में होता था। मैं उन्हें वापस भारत भेजने का इच्छुक नहीं था क्योंकि मेरा विश्वास था युवा बच्चों को माता पिता से अलग नहीं करना चाहिए। शिक्षा जिसे अच्छे अपने अनुशासित घर में ग्रहण करते हैं उसे छात्रावास में पाना असंभव है। इसीलिए मैंने अपने बच्चों को अपने पास रखा। मैंने अपने भांजे और बड़े बेटे को भारत में कुछ महीने बोर्डिंग स्कूल में रखा था, लेकिन शीघ्र ही मुझे उन्हें वापस बुलाना पड़ा था। बाद में मेरा बड़ा बेटा जब वह परिपक्व हो गया तब
तब वह मुझसे अलग होकर भारत में अहमदाबाद के एक हाई स्कूल में पढ़ने चला गया। मुझे यह लगता था कि मेरा भांजा जिस प्रकार की शिक्षा में उसे दक्षिण अफ्रीका में दे सकता था वह उससे संतुष्ट था। दुर्भाग्य से उसकी युवावस्था में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। मेरे अन्य 3 पुत्र अभी कभी किसी पब्लिक स्कूल में नहीं गए, यद्यपि उन्हें कुछ नियमित स्कूली शिक्षा एक काम चलाऊ स्कूल में मिली, जिसे मैंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रही अभिभावकों को के बच्चों के लिए खोला था। ये सब प्रयोग काफ़ी नहीं थे। जो मैं बच्चों को सिखाना चाहता था उसके लिए मेरे पास समुचित समय नहीं था। समुचित ध्यान देने का अभाव और अन्य जरूरी कामों की वजह से मैं उन्हें उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाया जैसा मैं देना चाहता था। मेरे सभी पुत्रों को मुझसे यह शिकायत है, जब कभी भी वे किसी MA या BA यहाँ तक कि किसी मैट्रिकुलेट के संपर्क में आने पर वे शिक्षा के अभाव में स्वयं को पंगु पाते। फिर भी मेरा विचार है कि यदि मैं उन्हें पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का जोर देता तो उन्हें जो प्रशिक्षण अनुभव या अपने अभिभावकों द्वारा मिलता है उससे वे वंचित रह जाते। मैं कभी भी इस चिंता से आज़ाद नहीं रहा और जिस प्रकार की नकली शिक्षा उन्हें इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका में मुझसे अलग रहकर मिलती, तब मैं उसे सादगी और सेवा भाव का जो उत्साह आज मैं उनके अंदर देखता हूँ वह नहीं होता और उनके बनावटी रहने के तरीके मेरे सार्वजनिक कार्यों में एक गंभीर अड़चन बनते। इसलिए मैं कभी भी उनके या मेरे संतुष्टि के अनुरूप उन्हें साहित्यिक शिक्षा नहीं दे पाया। आज जब मैं अतीत के वर्षों को देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने अपना कर्तव्य अपनी क्षमता के अनुरूप सही ढंग से निभाया है कि नहीं, और नहीं मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने उन्हें पब्लिक स्कूल में क्यों नहीं भेजा। मैंने हमेशा कहा है कि जिस प्रकार के अनावश्यक तरीकों और आदतों को मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र में देखता हूँ वे मेरे स्वयं की अनुशासनहीन और अपरिपक्व बचपन की याद दिलाते हैं। मैं अपने उस समय को अधूरे ज्ञान और आसक्ति की तरह देखता हूँ। यह मेरे पुत्र के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वर्षों के दौरान हुआ और स्वाभाविक है कि वह ऐसे मेरे लाड प्यार और अनुभवहीनता की तरह नहीं स्वीकार करता है। इसके विपरीत उसका विश्वास है कि वह मेरे जीवन का बढ़िया समय था और बाद मेरे अंदर जो परिवर्तन आए उन्हें लगभग गलत ज्ञान का नाम दिया गया। ठीक है, वह ऐसा सोच सकता है। वह ऐसा क्यों नहीं सोच सकता कि मेरे शुरुआती वर्ष मेरे जागने का समय था और बाद के वर्ष एक बड़े परिवर्तन का। क्या वह समय भ्रम और अहंकार का रहा? अक्सर मुझे दोस्तों के कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ा है। इससे क्या नुकसान हो जाता है? यदि मैं उन्हें कॉलेज की शिक्षा देता, मेरा क्या अधिकार था कि मैं उनकी शिक्षा के पंख काटूं? मैं उनके डिग्री प्राप्त करने और अपने पेशे को चुनने के बीच में क्यों आया? मुझे नहीं लगता इन प्रश्नों का कोई औचित्य है। मेरे संपर्क कई छात्रों के साथ हुआ। मैंने अपने शिक्षा के इन विचारों को उन पर डालने की कोशिश की और मैंने उसका परिणाम भी देखा है। मेरे संज्ञान में कई ऐसे जवान पुरुष हैं जो मेरे मित्रों के समकालीन हैं। मुझे नहीं लगता कि यदि उन्हें आमने सामने रखा जाए तो किसी भी प्रकार के से मेरे मित्रों से बेहतर साबित होंगे या मेरे बच्चों को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन मेरे प्रयोगों का एकमात्र परिणाम भविष्य के गर्भ में है। मेरे इस विषय पर चर्चा करने का एकमात्र कारण यह है कि एक छात्र जो सभ्यता का इतिहास पढ़ रहा हो वह एक अनुशासित गृह शिक्षा और स्कूली शिक्षा के अंतर को माप या उसका आकलन कर सकेगा और यह भी कि उसका असर उन बच्चों पर कैसा पड़ता है जिसके अभिभावक ऐसे परिवर्तनों को उनके सामने रखते हैं। इस अध्याय को
का यह भी ध्येय है कि किस प्रकार सत्य के प्रति भक्ति कैसे सत्य के साथ किए गए प्रयोगों से प्रभावित होती हैं, और यह भी दिखाने के लिए कि स्वतंत्रता के प्रति भक्ति में कैसे यह कठोर देवी कितने प्रकार के बलिदान मांगती है। यदि मैं बिना किसी आत्मसम्मान के रहता और अपने बच्चों को वह शिक्षा देता जैसे शिक्षा अन्य बच्चे प्राप्त नहीं कर सकते थे, तब मैं उनके अंदर आज़ादी और आत्मसम्मान की शिक्षा से उन्हें वंचित करता। और यह सब मैंने उनके शैक्षिक प्रशिक्षण के बदले दिया। जब स्वतंत्रता और शिक्षा के बीच चुनाव करने का सवाल आता है, तब क्या आज़ादी का स्वतंत्रता को चुनाव शिक्षा से कई हजार गुना बेहतर नहीं है? वे युवा जिन्हें मैंने सन 1920 में गुलामी के गड्ढों से उनके स्कूल और कॉलेजों से बाहर निकालने का आह्वान किया था, उन्हें मैंने सलाह दी थी कि आज़ादी के लिए अशिक्षित रहना और पत्थर तोड़ना कहीं अच्छा है, बजाय साहित्य शिक्षा और दास्ता की बेड़ियों के। वे शायद अब मेरी इस सलाह के मूल तक पहुंच पाएंगे और मेरे इस विचार के स्रोत को खोज पाएंगे। अनुसूची 6, सेवा की भावना। मेरा वकालत का पेशा संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा था, लेकिन मैं इससे एकदम भी संतुष्ट नहीं था। अपने जीवन में और आदमी लाने का प्रश्न और अपने साथियों के लिए कुछ ठोस कार्य करने की भावना मुझे अनवरत रूप से परेशान कर रही थी। तभी एक कोढ़ी मेरे दरवाजे पर आया। मेरा दिल उसे केवल खाना खिलाकर वापस भेजने का नहीं किया, इसलिए मैंने उसे शरण दी। इसके घावों की मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन यह हमेशा तो नहीं चल सकता था। मैं आर्थिक रूप से ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे अंदर उसे अस्थाई से रूप से रखने की इच्छा शक्ति नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे अनुबंधित मजदूरों के सरकारी अस्पताल में भेज दिया। लेकिन मैंने अब भी सहज था। मैं कुछ अस्थायी प्रकृति का मानवीय कार्य करना चाहता था। डॉक्टर बूथ सेंट एडन मिशन के मुखिया थे। वे दयालु हृदय वाले आदमी थे और अपने मरीजों का मुफ्त में इलाज करते थे। मुझे इसके लिए पारसी रुस्तम जी की चैरिटी का धन्यवाद करना चाहिए। डॉक्टर बूथ के अधीन एक छोटा सा चैरिटी अस्पताल खोलना संभव हो सका। मुझे इस अस्पताल में नर्स का काम करने के लिए इच्छा हुई। दवाइयों को बांटने के लिए के काम में 1 या 2 घंटा हर दिन लगते थे, इसलिए मैंने तय किया कि अपने ऑफिस के कार्य से कुछ समय निकालकर डिस्पेंसरी और कंपाउंडर का काम करूंगा। मेरा अपने पेशे से संबंधित पूरा कार्य चैम्बर में होता था, जिसमें हस्ताक्षर लेखन और मध्यस्थता आर्बिट्रेशन मुख्यतः होता था। मेरे पास कुछ मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट के भी होते थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर गैर विवादास्पद प्रक्रिया के होते थे। मिस्टर खान जो मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका आए थे, वे मेरी परिस्थिति में उनको देख लेते थे, इसीलिए इस छोटे से अस्पताल के लिए मैं सेवा के लिए समय निकाल सका। हर रोज़ सुबह 2 घंटे मेरे इस कार्य में लगते, जिसमें मेरा आना जाना शामिल था। इस काम से मुझे शांति मिली। इसमें मरीज के रोग को समझना, तथ्यों को डॉक्टर के सामने रखना तथा और फिर नुस्खे के हिसाब से दवा देना था। इसकी वजह से मैं बीमारी से पीड़ित भारतीयों के संपर्क में आया, जिसमें ज़्यादातर तेलुगु और उत्तर भारत के लोग होते थे। इस अनुभव से मुझे अच्छी स्थिति में रखा। जब बोअर युद्ध हुआ, तब मैंने अपनी सेवा बीमारियों और घायलों सिपाहियों के नर्सिंग के रूप में की। मेरे सामने बच्चों के लालन पालन का प्रश्न हमेशा रहता था। मेरे 2 पुत्र दक्षिण अफ्रीका में हुए थे और मेरे अस्पताल के काम ने मुझे उनको पालने पोसने के प्रश्न का हल दिया। मेरी स्वतंत्र आत्मा निरंतर परीक्षण का स्रोत करती। मैंने और
मेरी पत्नी ने बच्चे के जन्म के समय उत्तम चिकित्सीय सुविधा लेने का निर्णय लिया था, लेकिन यदि अंतिम समय में डॉक्टर और नर्स दोनों अचानक हमें छोड़ दे तो मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में हमें भारतीय नर्स ही चाहिए थी और दक्षिण अफ्रीका में प्रशिक्षित भारतीय नर्स का मिलना उतना ही मुश्किल था जितना भारत में होता है। इसीलिए इसकी कल्पना करना आसान है। मैंने सुरक्षित प्रसव के लिए क्या जरूरी है उसे पढ़ना शुरू किया। मैंने डॉक्टर त्रिभुवन दास की पुस्तक माने शिखामन एक माँ को सुझाव को पढ़ा और मैंने अपने दोस्तों के बच्चों को पुस्तक के निर्देश के अनुसार पाला। दोनों बच्चों को पुस्तक के अनुसार पाला। बीच बीच में अपने इधर उधर के अनुभवों का भी उपयोग किया। दोनों बार नर्स की सेवा 2 महीने से ज़्यादा नहीं ली गई, वह भी हमेशा विशेषकर मेरी पत्नी की सहायता के लिए। दोनों बच्चों की सेवा शुश्रूषा के लिए वह मैंने ही करता था। आखिर बच्चों के जन्म ने मेरे सबसे कठिन परीक्षा ली। अचानक दर्द उठने लगा। डॉक्टर तुरंत उपलब्ध नहीं हुआ था और कुछ समय दाई लाने में नष्ट हो गया। यदि वह होती भी तब भी प्रसव में मदद नहीं कर सकती थी। मुझे बच्चे का सुरक्षित जन्म करवाना था। मैं डॉक्टर त्रिभुवन दास की पुस्तक को उतने ध्यान से पढ़ना बहुत काम आया। मैं बहुत नर्वस नहीं था। मुझे पक्का यकीन है कि बच्चों के उचित लालन पालन के लिए अभिभावकों को बच्चों को देखभाल और नर्सिंग का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। हर कदम पर मैंने अपने इस विषय पर धन्यवादपूर्ण अध्ययन पर परिणाम देखा है। मेरे बच्चों का ऐसा अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता जो अब यदि मैंने उस विषय को नहीं पढ़ा होता और अपना ज्ञान केवल हिसाब किताब तक सीमित रखता। हम इस तरह के अंधविश्वास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे के लिए पहले 5 वर्ष तक की उम्र तक कुछ सीखने के लिए नहीं होता। इसके विपरीत सच्चाई यह है कि जितना कुछ बच्चा 5 वर्ष की उम्र तक सीखता है उतना वह अपनी जिंदगी भर नहीं सीख सकता। बच्चे की शिक्षा उसके गर्भ से ही शुरू होती है। अभिभावकों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का गर्भ धारण होते समय शिशु पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद गर्भावस्था के समय में भी माँ के मूड, इच्छाएं और मिजाज का प्रभाव पड़ता है और इसकी जीवन शैली का भी। जन्म के बाद शिशु अपने माँ बाप की नकल करता है और काफ़ी वर्षों तक अपने विकास के लिए उन पर निर्भर करता है। जो युगल इस बात को समझ लेते हैं वे कभी भी यौन मिलन अपनी वासना की पूर्ति के लिए नहीं करते बल्कि बच्चे की इच्छा के लिए करते हैं। मैं सोचता हूँ कि यह अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि यौन मिलन एक स्वतंत्र कार्य है, ठीक उसी तरह जैसे खाना पीना और सोना है। दुनिया का अस्तित्व इसी उत्पत्ति के कार्य की वजह से है और यह विश्वास है ईश्वर के खेल का मैदान है और यह उनकी महिमा का प्रतिबिंब है। इस उत्पत्ति के कार्य को विश्व के अनुशासित विकास के लिए नियंत्रण में रखना चाहिए। यह व्यक्ति जिसको उसका ज्ञान हो गया है वह हर हालत में अपनी वासना पर नियंत्रण रखेगा और स्वयं को जरूरी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त रखेगा जिससे इसके ज्ञान का लाभ भावी पीढ़ी को मिले। 7 ब्रह्मचर्य। अनुसूची 7 देखेंगे ब्रह्मचर्य। मैं अब अपनी कहानी के उस पड़ाव पर पहुंचा हूं जब मैंने गंभीरता से ब्रह्मचर्य का प्रण लेने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। मैं विवाह के बाद से हमेशा एक आदर्श पत्नी के साथ जुड़ा रहा। अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण विश्वास मेरा सत्य के प्रति प्रेम था, लेकिन यह दक्षिण अफ्रीका था जहाँ मैंने अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में ब्रह्मचर्य के महत्व को समझा। मैं यह नहीं बता सकता कि किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी या वह कौन सी पुस्तक थी जिसने मेरे विचार इस दिशा की ओर किए, लेकिन मुझे याद है कि इसका सबसे बड़ा कारण रामचंद्र भाई का प्रभाव था जिनके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ। मैं अभी भी उनके
साथ हुए वार्तालाप को याद करता हूँ। मैंने उनसे मिसेज ग्लेडस्टोन की पति भक्ति की तारीफ की थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन में भी उन्होंने स्वयं मिस्टर ग्लेडस्टोन के लिए चाय तैयार करके भेजने के लिए कहा था और यह इस युगल के जीवन का नियम बन गया था। यह कार्य नियमित रूप से चलता रहा। मैंने यह बात कवि को बताई थी और इस युगल की तारीफ के पुल बांधे। इन दोनों में से तुम किसे ज़्यादा कीमती समझते हो? रामचंद्र भाई ने पूछा। मिसेज ग्लेडस्टोन का अपने पति के प्रति प्रेम एक पत्नी की तरह उनकी सेवा भक्ति मिस्टर ग्लेडस्टोन के लिए, चाहे उनका आपसी संबंध कुछ भी हो, यह यदि वह उनकी बहन होती या उनका स्वाभिभक्त नौकर और उनका उसी तरह ध्यान रखती, तो क्या आप उनके बारे में ऐसा ही कहते? क्या हमारे पास इस तरह की बहन या सेवकों के उदाहरण नहीं हैं? कल्पना करें, यदि आपको भी इसी तरह की भक्ति किसी पुरुष सेवा से मिले तो क्या आप उतना ही प्रसन्न होते जैसा कि मिसेस ग्लेडस्टोन के केस में हो रहे हैं? मेरे विचार पर ध्यान दीजिएगा। रामचंद्र भाई विवाहित थे। मुझे लगता है उस समय उनके शब्द मुझे बहुत कठोर लगे थे, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी प्रभावित किया था। मैं उनसे काफ़ी व्यथित रहा। मुझे लगा नौकर की भक्ति एक पत्नी की भक्ति से कहीं अधिक प्रशंसनीय थी। एक पत्नी की अपने पति के प्रति भक्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि उनके बीच एक अटूट बंधन है। ऐसी भक्ति का होना एकदम स्वाभाविक था, लेकिन ऐसी भक्ति का एक मालिक और नौकर के बीच होना, इसके लिए विशेष प्रयास की ज़रूरत होती है। कवि के विचारों ने मुझ पर धीरे धीरे असर डालना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने अपने आप से पूछा, मेरा अपनी पत्नी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? क्या मेरी विश्वसनीयता केवल इसीलिए है क्योंकि वह मेरी वासना पूर्ति करना का जरिया है? जब तक मैं अपनी वासना का गुलाम था, तब तक मेरी वफादारी किसी भी योग्य नहीं थी। यदि मैं स्पष्ट और निष्पक्ष होकर कहूँ तो मेरी पत्नी कभी भी कामोत्तेजन नहीं रही थी, यानी उसने मुझे वासना के लिए कभी नहीं उकसाया था। इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लेना सबसे आसान था। यदि मैं ऐसा चाहता तो यह मेरी कमजोरी थी, या कहा जाए वासना पूर्ति आसक्ति थी, जो रास्ते में अड़चन थी। यद्यपि मेरा विवेक इस विषय की तरफ जागृत हो चुका था, मैं 2 बार अपने इस प्रयास में असफल हुआ। मैं असफल इसलिए रहा क्योंकि इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं था, बल्कि मैं और बच्चे पैदा होने से बचना चाहता था। इंग्लैंड में मैंने गर्भ निरोधकों के बारे में सुना था। मैंने पहले ही डॉक्टर एलिनसन के जन्म नियंत्रण प्रसार के बारे में शाकाहारी सिद्धांत वाले अध्याय में विवरण दिया है। यदि इसका मुझ पर थोड़ा बहुत असर पड़ा भी, लेकिन मिस्टर हिल इन तरीकों का विरोध और बाहरी प्रयासों के बजाय अपने अंदर के प्रयासों पर ज़्यादा जोर देते, जो कि एक प्रकार का आत्मनियंत्रण था। उसका प्रभाव मुझ पर कहीं ज़्यादा पड़ा, जिसे बाद में मैंने अपने जीवन में अपनाया। यह सब देखते हुए कि मैं और बच्चे नहीं चाहता था, मैंने अपने आप को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इस कार्य को करने में अंतरहीन कठिनाइयाँ थी। हम अलग अलग बिस्तर पर सोने लगे। मैंने निश्चय किया कि पूरे दिन का कार्य पूर्ण करने के बाद ही, जब मैं एकदम थका हुआ होता हूँ, तभी बिस्तर पर सोने के लिए जाऊँगा। यह सब प्रयास कारगर होते नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब मैं अपने अतीत को देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय का कुल मिलाकर उन असफल प्रयासों का संचयी प्रभाव रहा था। मेरा अंतिम संकलन काफ़ी देर बाद सन 1906 में लिया गया सत्याग्रह तब तक शुरू नहीं हुआ था और मुझे इसके होने का अंदाज भी नहीं था। मैं नेटल के जूलू विद्रोह के समय जोहान्सबर्ग में वकालत
कर रहा था जो बोअर युद्ध के फौरन बाद हुआ था। मुझे लगा कि उस अवसर पर मुझे अपनी सेवाएं नेटल सरकार को देनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, जिसे हम अगले अध्याय में देखेंगे। लेकिन इस काम ने मुझे आत्मसंयम की ओर तेज़ी से सोचने के लिए विवश किया और मेरी मेरी अपनी आदत के अनुसार मैंने अपने विचारों के बारे में अपने सहयोगियों के साथ चर्चा की। मेरी यह दृढ़ धारणा बन गई थी कि उत्पत्ति यानी संतान वृद्धि और इसके बाद बच्चों की देखभाल मेरी सार्वजनिक सेवा के साथ साथ नहीं चल सकते थे। विद्रोह के समय अपनी सेवा देने के लिए मुझे जोहान्सबर्ग में अपना घर छोड़ना पड़ा। अपने जोहान्सबर्ग के घर को मैंने बहुत यत्न के साथ सजाया था। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को फिनिक्स ले गया और इंडियन एम्बुलेंस कार्प जो नेटल की सेना के साथ जुड़ी हुई थी उसका नेतृत्व करने लगा। सेवा के साथ मार्च में चलते हुए जो प्रदर्शन हमें करना था वह कठिनाइयों से भरा था। तभी मेरे मन में विचार आया कि यदि मैं इस तरीके से सार्वजनिक सेवा के लिए स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करना चाहता हूँ तो मुझे बच्चे पैदा करने और धन संपत्ति की इच्छा को त्यागना होगा और वानप्रस्थ जैसा जीवन जीना होगा। वानप्रस्थ जिसमें व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाता है। इस विद्रोह ने 6 महीने से ज़्यादा मेरा समय नहीं लिया, लेकिन यह संक्षिप्त समय का अंतराल मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण काल रहा। मेरे अंदर वचन का महत्व और स्पष्ट रूप से दृढ़ होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि यह वचन वास्तविक आज़ादी के दरवाजे बंद करने के बजाय उसे खोल देते हैं। अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली थी क्योंकि मेरे अंदर इच्छा शक्ति का अभाव था। इसका कारण यह भी था क्योंकि मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था, ईश्वर की कृपा पर विश्वास नहीं था, लेकिन मेरा मन शक के समुद्र में गोते खा रहा था। मैंने यह देखा कि वचन न लेने का निर्णय मनुष्य को प्रलोभनों की ओर धकेलता है और वचन से बंधने के बाद मनुष्य एक पत्नीक विचार से मुक्त हो जाता है। मुझे प्रयास करने पर विश्वास है। मैं स्वयं को किसी वचन से नहीं बांधना चाहता। यह मानसिकता कमज़ोर की निशानी है और जिस चीज़ को नकारना है उसके लिए उसके मन में एक हल्की सी इच्छा अभी भी करने की है, वरना एक अंतिम और निश्चय निर्णय में पहुंचने में क्या कठिनाई है। मैं उस सर्प से दूर भागने का वचन लेता हूँ जो मैं जानता हूँ कि मुझे काट खाएगा। मैं उससे दूर भागने का एक साधारण प्रयास भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रयास का अर्थ है मेरी निश्चित मृत्यु। केवल प्रयास का अर्थ ऐसे सच के प्रति अज्ञानता है कि सर्प निश्चित रूप से मुझे मार डालेगा। यह सोच कि प्रयास करने मात्र से ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ, इसका तात्पर्य यह भी है कि मुझे अब एक निश्चित काम करना है। इसे मैं स्पष्ट रूप से नहीं समझ सका हूँ। कल्पना करें कि यदि मेरा विचार भविष्य में बदल जाए, तब मैं अपने को किसी वचन से कैसे बांध सकता हूँ। लेकिन इस प्रकार संदेह हमेशा उस विचार या निश्चय की स्पष्टता की कमी की वजह से संपन्न होता है जो कि किसी विशेष चीज़ का परित्याग करता है। इसीलिए निष्कुलांदन से निम्न गीत गाया, त्याग बिना रिक्ति के शाश्वत नहीं रहता। इसीलिए जब तक मैं अंत हो जाता है, तब त्यागने का वचन स्वाभाविक और अपरिहार्य यानी अनिवार्य फल है। वीडियो देखने ये दूसरे भाग का पहला